गुड मॉर्निंग राजा एंड रानी बेटी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स विद जेडी सर और आपका स्वागत है। आप लोग अब 11th में पहुंच चुके हैं। अब 11th में जब पहुंचेंगे तो 11th के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं तो आप तक अब कैसे पहुंचा जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब यूट्यूब में कुछ वीडियो डाले जाएं, ठीक उसी तरीके के जैसे हम ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे। इसी वजह से आपके जेडी सर आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं। देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट वाइज पे। अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत आती है तो बताएं फिर हमको। हाँ, इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। और क्लास 10th की शुरुआत में कुछ नर्वस था, बट अभी नर्वस नहीं है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो कॉन्फिडेंट हूँ अब मैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट के वीडियो बनेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पे बनेंगे। आप उनको देखें, समझें और क्वेश्चंस को लगाएं। अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट वाइज पे दिक्कत है कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो आप लोगों के लिए अलग से और अच्छे से टॉपिक्स पर जो डाउट्स के होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बार जब टॉपिक बन जाते हैं तो फुल सौटे के साथ होते हैं और कहीं पर कोई डाउट होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला टॉपिक, पहला चैप्टर का, और वो टॉपिक होगा आपके पास सेट। और उस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए? 4 पार्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है आपके पास सेट। हम सबसे पहले सेट को समझेंगे और इस सेट को समझने से पहले आप इसको डिवाइड कर लें और फिर पार्ट वाइज समझ लेते हैं। तो इसको हमने कितने पार्ट्स में स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला होगा डिफिनीसन, और डिफिनीसन के साथ साथ हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। और ये फर्स्ट डे का आपका वीडियो होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट आपका होगा स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेट, कि कितने तरीके के सेट होते हैं। और थर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट्स आपका कि सबसेट क्या होते हैं। और सबसेट के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, इनका इंटरवल्स से क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। और लास्ट टॉपिक होगा वेन डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आपको समझ में आएगा राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स। देखिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफिनीसन। तो सेट की डिफिनीसन समझते हैं। तो सेट कहते किसको हैं? ये जैसे हम क्लास 10th में भी समझते हुए चले आए हैं कि सबसे पहले हम टॉपिक को जानते हैं, जानकारी लेते हैं ना। मौसी घर जाना है तो मौसी हैं कहाँ, ये सारी जानकारियाँ लेते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं सेट। अगर हम ये जानना चाहते हैं सेट के विषय में, तो सबसे पहले आपको सेट की डिफिनीसन क्लियर हो, इसका मीनिंग क्या है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले सेट को जान लेते हैं। सेट जो होता है स्टूडेंट्स, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन किस तरीके के ऑब्जेक्ट होने चाहिए? वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं आपको लिखूं कि डिफिनीशन क्या है, तो क्या लिख देते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set। स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा क्या लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये है आपका स्टूडेंट्स, अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग है नो कंट्राडिक्शन। क्या स्टूडेंट्स मीनिंग है? नो कंट्राडिक्शन। अरे भैया, राजा बेटा, रानी बिटिया, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। मतलब आप किसी चीज़ को बोलो और आपका कोई अपोज कर दे, वहीं पर क्या आ जाता है? कंट्राडिक्शन। मतलब नहीं समझे? हम आपको बता दें, अगर आपसे हम ये बोले कि जो आपके लिए बेस्ट ऑब्जेक्ट है मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपकी जो बेस्ट मूवी है या जो सबसे अच्छी मूवी है, अब क्या वो दूसरे पर्सन के लिए भी वही होगी? तो ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि आपके लिए जो बेस्ट प्लेयर है, फेवरेट, क्या वो किसी दूसरे के लिए होगा? तो नहीं। आपकी जो बेस्ट एक्ट्रेस पसंद आती है, क्या वो किसी और के लिए बेस्ट एक्ट्रेस होगी? ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से जो आपको विरोधाभास कर दे, जो आपको कंट्राडिक्ट कर दे, आपके कहे हुए थॉट को अपोज कर दे, वहाँ पर क्या आ जाता है? नॉट वेल डिफाइंड।
तो इसीलिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? नो कंट्राडिक्शन। अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब उनमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा। जो आप बोलोगे वो पूरा यूनिवर्स बोलेगा। हमने बोला कि जो कलेक्शन ऑफ वावेल्स होते हैं वो AEIOU होते हैं। अब इस बात को सभी लोग मानते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब जब इस तरीके से इस थॉट के ऊपर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है तो इसका मतलब जो कलेक्शन ऑफ वावेल है दैट इज द वेल डिफाइंड, ये है आपके पास। तो जरा चेक करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एंड यहाँ पर हमने देख लिया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? नो कंट्राडिक्शन। एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ वावेल्स, कलेक्शन ऑफ वावेल्स। आप चेक कर लो इस स्टेटमेंट को कि जो आपने वावेल्स लिखा हुआ है ये वेल डिफाइंड है। और जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड देख लीजिएगा कलेक्शन ऑफ अ मंथ, चेक कर लीजिएगा कलेक्शन ऑफ अ मंथ्स। आप चेक कर लो कि जो मंथ्स का कलेक्शन होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ अ अल्फ़ाबेट, चेक कर लो जब अल्फ़ाबेट लिखोगे तो सभी लोग वही लिखोगे अल्फ़ाबेट। तो जब आप अल्फ़ाबेट्स में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, सबके लिए एक जैसे हैं वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हो ये कैसा है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। किस तरीके से हम समझेंगे कि इसमें कंट्राडिक्शन है कि नहीं है। मैंने बोला कि आपको मैंने बोल दिया कि टू सेलेक्ट अ बेस्ट प्लेयर इन ए क्रिकेट मैच। अब अगर आप बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट मैच सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो ज़रा आप सोचो कि क्या सबके लिए वही सही होता? अगर सबके लिए यही सही होता तो आप चेक करते हो कि जो एक टीम सिलेक्शन होता है वो सबके हिसाब की एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने फेवरेट लगा रहे होते हैं, क्योंकि सब के सब अपने बेस्ट प्लेयर लगा रहे होते हैं। सबके बेस्ट प्लेयर एक जैसे के नहीं होते, कुछ सिमिलर होंगे लेकिन सभी नहीं होंगे। यहाँ पर कंट्राडिक्शन का मतलब एक ऑब्जेक्ट का नॉट सिमिलर होने से भी है। इसका मतलब कि इन सेंटेंस में आपको कहीं पर भी कोई भी कंट्राडिक्शन नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब इस तरीके के ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके और आगे जानकारी लेते हैं। तो ज़रा देखते जाइएगा। हमने सेट को समझा, सेट की डिफिनीशन को समझा, सेट के हमने एक दो एग्जाम्पल ऐसे समझे जिनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अब आगे जो सेट है उसको नोटेशन कैसे करना है और बाकी चीज़ें भी समझते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। हमने सेट को समझा। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमने समझा कि कुछ एग्जाम्पल थे। अगर मैं इसके नोटेशन की बात करता हूँ तो नोटेशन हमेशा इसके जो लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स पे लिखे जाते हैं। किन की बात हम कर रहे हैं? हम सेट की बात कर रहे हैं। कैपिटल लेटर्स का मतलब जैसे सेट ए लिख दिया, सेट बी लिख दिया, तो ये नोटेशन होंगे किसके लिए? सेट के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा जो सेट पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वो किस में लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में स्टूडेंट्स। किस में लिखे जाएंगे? स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। और किस में लिखे जाएंगे? इन अ कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, विद कॉमा के साथ लिखे जाएंगे। इतना लिख देते हैं स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा वही लिखा गया है तो उसको लिख करके हम क्या बना देंगे? 1। जैसे मैंने लिख दिया सेट A इज इक्वल टू 1 2 1 2 3। इसको इस तरीके से लिखने का कोई मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे? 1 2 3। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट करने लग जाए स्टूडेंट्स तो उसको क्या लिख देंगे हम? अगेन, 1 टाइम में। ऐसे करके 1 को आप 100 टाइम लिख दो स्टूडेंट्स, वो लिखा क्या जाएगा? 1। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कैपिटल से लिखा गया या स्मॉल से लिखे गए, इनमें क्या लगा दिया गया? कॉमा लगा दिया गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया। तो ये इतना था सेट। क्या समझा हमने? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और उसके नोटेशन कैसे लिखे जाएंगे? कैपिटल में जो लिखने के तरीके होंगे, स्मॉल में, कर्ली ब्रैकेट में, कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा। ये तो हो गए ये पूरा का पूरा सेट। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन है कि नहीं है वो मैं लिखता हूँ, ज़रा बताते जाइएगा कि वो कंट्राडिक्शन की वजह से आपके लिए सेट होंगे कि नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
तो अब आगे आते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, चेक करते जाइएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जाम्पल बताना कि ये आपके लिए एज आ सेट होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ से उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, ज़रा डिस्कस कर लो। सबके लिए वही होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कौन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? जनवरी। जैसे कौन स्टार्ट होता है? जून। जैसे कौन स्टार्ट होता है? जुलाई। चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, इन तीनों को आप जो लिखेंगे वही सारे के सारे लोग लिखेंगे। और एक बात और कि कभी भी सेट पे आर्डर मैटर नहीं करता। आपने बोला सर जनवरी, जून, जुलाई, सर हम इस बार जुलाई बोलेंगे, जून बोलेंगे, जनवरी बोलेंगे। स्टूडेंट्स ये मैटर नहीं करता कि आर्डर कैसा है। अगर वही ऑब्जेक्ट्स आर्डर में नहीं लिखे हैं सेम, तब भी वही कलेक्शन सेम माना जाता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर्डर डजेंट मैटर, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का इन सेट के फॉर्म में कभी भी आर्डर मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। तो ठीक है यहाँ तक, तो ये आपके लिए सेट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। कौन? ये जो कलेक्शन ऑफ मंथ लेके चल रहा हो, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। खुश हो गए? चलो ठीक है, बताओ। अच्छा आप ये क्या कह रहे हो? ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सही है सर। तो आप चेक करिएगा कि आप इसमें क्या बोल पाओगे। आप किस जो एक्ट्रेस को आप मोस्ट ब्यूटीफुल कह रहे हो वो सभी के लिए सेम हो। किस पे हम डिस्कस करेंगे? इस वर्ड पे। किसके लिए? इस एक्ट्रेस के लिए। क्या ये सबके लिए सेम होगा? सबके विचार अलग है, सबके थॉट अलग है। किस चीज़ को लेकर के? मोस्ट ब्यूटीफुल को लेकर के। अब जब इस चीज़ को लेकर के सबके थॉट अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही पर्सन ऐसा एक्ट्रेस हो जो सबके लिए सेम हो। इस वजह से ये वर्ड कैसा हो गया? कंट्राडिक्शन। और जब कंट्राडिक्शन दे दिया तो ये क्या नहीं होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो ये सेट नहीं होगा। क्लियर हुआ? नंबर थर्ड, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब जरा बताना, इन योर क्लास अगर हम बात करते हैं कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन करके बताओ आप, तो ज़रा चेक करो इस बात को कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स होंगे अगर आप उनका कलेक्शन करोगे तो वो उतना ही आएगा जितना दूसरा स्टूडेंट्स कलेक्शन करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम ही हैं। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके लिए सेट। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए क्या आएगा? सेम आएगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे बोल दिया कि नंबर फोर्थ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर। अब जरा बताना, क्या बता पाओगे कि बेस्ट राइटर कौन सा है? नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक के लिए जो कहानी लिखने वाला इंसान है उसके थॉट अलग हैं। और जब उनके थॉट अलग हैं तो इस हिसाब से ये जो बेस्ट राइटर आपने बोला ये कंप्लीट क्या नहीं है, आपके पास वर्ड नहीं है। आप चेक कर लो, अगर आप राइटिंग के ऊपर देखोगे तो कई मूवियाँ ऐसे बनती हैं जो हर साल आपके लिए अलग अलग क्या लेकर के आती हैं, बेस्ट राइटर का एक अवार्ड। अगर वो सबके लिए सेम हो तो हर साल वही ना पाए। हर साल के बाद आपके लिए एक कोई ना कोई नया बेस्ट राइटर होता है, क्योंकि वो राइटर अलग अलग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होते हैं। इस वजह से आप कह सकते हो कि बेस्ट राइटर इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ अ बेस्ट राइटर इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सबके लिए सेम हो। और जब सबके लिए सेम नहीं होता स्टूडेंट्स, तो हम कैसे लिख सकते हैं एक सेट के कलेक्शन में? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, समझते हो कि ये सेट है कि नहीं है। और जब हम ये बात समझ लेते हैं कि ये सेट है कि नहीं इस तरीके का, तब हम आगे पहुंचते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आपसे बनेगा स्टूडेंट्स यही बनेगा कि टू चेक दैट गिवन सेंटेंस आर अ सेट आर नॉट सेट। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वेल डिफाइंड वर्ड। वेल डिफाइंड का मतलब नो कंट्राडिक्शन, किसी भी अन्य पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमने सेट पढ़ा था वो सेट का यहाँ तक का है आपके पास पार्ट। तो
तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड पार्ट आपका आता है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन का। तो अब ज़रा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास सेट नहीं है। अब ज़रा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रिप्शन ज़रा देखिएगा, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से लिख पा रहे हो वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम समझ गए हैं कि सेट होता क्या है, अब हमको समझना क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। हम डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट को दो तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स। पहला हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म, इसी को हम एक नाम और देते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और दूसरे स्टूडेंट्स हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कैसी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट? सपोज करिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं किसी एक रूम पे, और वो उस रूम पे सारे के सारे नंबर्स ऐसे रखे गए हैं कि 1 से स्टार्ट हैं। हम जान गए कि वो जो उस रूम में सारे के सारे नंबर्स हैं वो कैसे हैं 1 2 3 4। हम समझ गए ऐसी प्रॉपर्टी को कंटेन करने वाले नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम उनकी प्रॉपर्टी समझ करके जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो क्या कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी लिखी होती है उसमें हम एलिमेंट लिख देते हैं। तो जब